आज का जो विषय है वो विषय उत्तराखंड में फैले व्यापक भ्रष्टाचार से है। और वो भ्रष्टाचार किस प्रकार का भ्रष्टाचार है वो आपको मैं बताऊंगा। और ये भ्रष्टाचार जो है, इस प्रकार का जो मामला मैं खोलने वाला हूँ, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी उत्तराखंड में सरकारों की शह पर हमारे राजनीतिक दलों के जो नेता है, विधायक है, मंत्री है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री है, उनकी शह के कारण बच निकल पा रहे हैं। और उनकी शह के कारण वो हौसला कर पा रहे हैं कि इस उत्तराखंड को कैसे लूटा जाए, इस उत्तराखंड से कैसे अपने भ्रष्टाचार की कमाई से खोखला किया जाए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये सवाल विजिलेंस से भी है और ये सवाल उत्तराखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी है। क्या इस प्रदेश के अंदर 2000, 5000, 10,000 रिश्वत लेने वाले को ही क्या विजिलेंस उस पर कार्रवाई करेगी, या उन बड़े अधिकारियों पर, जिन अधिकारियों ने अपनी तिजोरियां भरकर, उसके बाद अपने पत्नियों की तिजोरियां भरकर, उसके बाद अपने पुत्रों की तिजोरियां भरकर, पुत्रियों की तिजोरियां भरकर, दामाद की तिजोरियां भरना शुरू कर दिया है, क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? हाल फिलहाल का जो मामला है, और जो मामला है वो एक अधिकारी हैं, वर्तमान समय में वो यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक के पद पर हैं, अनिल कुमार यादव। और ये अनिल कुमार यादव जी जो हैं, इनके खिलाफ हमारे पास जो भी तथ्य हाथ लगे, जितने भी तथ्य, अगर मैं सारे कागज लाता तो कम से कम इतना चट्टा लग जाता। परंतु हमने इनकी जो चीज़ें आई है उनको इनके विभाग, ऊर्जा विभाग को अवगत करवाया। और ये ऊर्जा विभाग को हमने ये लेटर भी दिया जिसमें स्पष्ट रूप से हमने सारी चीज़ें खोल कर रख दी थी। और इसके पीछे लगभग 150 से 200 पेजों का जट्ठा लगा के दिया, जिसमें हमने नीचे लिखा भी है कि संलग्न समस्त प्रॉपर्टी के दस्तावेज है, बोर्ड अध्यक्ष की रिपोर्ट है, समिति की जांच की रिपोर्ट है, महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार का स्पष्टीकरण, तमाम सारी चीज़ें दी गई है। ये ऊर्जा विभाग को हमारे द्वारा दिया गया था। इसके पीछे 150 से 200 का जत्था लगा के साथ जो एविडेंस थे वो दिए थे। ये मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को दिया था और उसके पीछे भी ज्यों के त्यों सारी तथ्य हमने लगाए थे। अब बात आती है कि अनिल कुमार यादव है कौन और इनकी जो संपत्ति में जो प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। अनिल कुमार यादव, जैसा मैंने बोला कि एमडी है यूपीसीएल के, जो पूर्व में मुख्य अभियंता जो पिटकुल रह चुके हैं। जब पिटकुल में वो थे, मुख्य अभियंता थे, तो कहीं ना कहीं कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के जो मामलों में जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार वहाँ पर किया था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हमने उत्तराखंड शासन को कहीं ना कहीं हमने अवगत करवाया था कि किस प्रकार से आपके एक अधिकारी ने नियमों को दरकिनार करके किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, जिसमें कि 6 सदस्यीय टीम गठित हुई, जांच टीम गठित हुई और विभाग के द्वारा 28/4/2023 को अपनी आख्या दी। उस आख्या में साफ लिख दिया गया कि दस्तावेजों के अवलोकन और उपरोक्त वर्णित विवेचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण दंडनीय अपराध प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के प्रावधानों के उल्लंघन हुआ है। इसमें क्रय एवं अनुबंध विभाग के मुख्य अभियंता क्रय एवं अनुबंध एवं अधीक्षण अभियंता क्रय एवं अनुबंध तथा महाप्रबंधक विधि की भूमिका भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। यह भी अवगत कराना है कि मैं ईशान ने केंद्रीय सरकार द्वारा, ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, वित्त पोषित PSDF परियोजना संबंधित क्रय भी करे हैं, जिस कारण से प्रकरण केंद्रीय सरकार के संस्थानों जैसे कि CBC तथा CBIG के कार्यक्षेत्र को भी आनिश्चित करता है। दस्तावेजों के अवलोकन और उपरोक्त वर्णित विवेचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट कि उपरोक्त प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34, 120B, 166, 167, 168, 217, 218, 405, 409, 418, 420, 464, 468 एवं 471 के अंतर्गत संयोजन योग्य दंड अपराध प्रतीत होता है, जिसकी आपराधिक विवेचना कर विधि की अपेक्षा दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि इस समिति के पास पुलिस सतर्कता एवं न्यायपालिका के अधिकार नहीं है और इस प्रकार की विवेचना यह
समिति नहीं कर सकती, इसलिए समिति को यह अनुशंसा है कि इस प्रकरण को राज्य सतर्कता अधिष्ठान पुलिस शासन को दंडात्मक तथा अन्य वैधानिक कार्यों हेतु स्थानांतरित किया जाए। ये जांच कमेटी लिखती है, जो 6 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद देखिए कि जांच कमेटी लिख देती है परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस समय जो वर्तमान में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी है, उस समय वो ऊर्जा की सचिव होती है। हमने परसों उनके संज्ञान में भी ये मामला डाला है, अभी 8 से 10 दिन पहले, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि क्या 2000 से 10,000 तक के जो रिश्वतखोर हैं उन पर ही विजिलेंस कार्यवाही करेगी या नहीं। जांच समिति लिखती है कि इस प्रकरण में श्री यशराज पुत्र श्री अनिल कुमार जो एमडी हैं के बैंक खाते में भेजा गया तथा कथित पहला स्टाइपेंड दिनांक 23/5/2015 को दिया गया, जो कि सामान्यतः 1 तारीख या उसके बाद दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस अधिकारी ने जब भी जिस कंपनी के साथ कोई टेंडर लगता था, जो भी सारी चीज़ें थी, अपने पुत्र के अकाउंट में ट्रांजैक्शनें करवाई है। अपने पुत्र के अकाउंट में रिश्वत के नाम पर ट्रांजैक्शनें कराई है। ये सारी चीज़ें जांच में खुलकर आई है, परंतु दुख इस बात का होता है कि जब जांच में सारी चीज़ें खुलकर आ जाती है तो उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस समिति की जांच आख्या कॉरपोरेशन द्वारा अग्रिम कार्रवाई किए जाने के संबंध में पैनल अधिवक्ता श्री SC बिरमानी तथा श्री जय सिंह अपर जनपद न्यायाधीश सेवानिवृत्त से विधिक परामर्श भी लिया गया है जब ये जांच समिति की रिपोर्ट आ गई थी। उसके बाद इन लोगों ने विधिक सलाह जब ली तो साफ तौर पर जो हमारे बिरमानी जी हैं और जो अपर जिला न्यायाधीश थे, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैं ईशान इंटरप्राइजेज एवं अन्य सहयोगों के विरुद्ध की गई प्राथमिकी की तर्ज पर ही IPC की धारा 120B एवं 420 के तहत सेफ्टी कंट्रोल एवं डिवाइस लखनऊ द्वारा आशीष ट्रांसपावर कोलकाता के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। ये इनकी राय थी, ये इनकी विधिक सलाह थी। इसके बाद लिखते हैं कि वर्तमान में अनिल कुमार यादव में प्रबंधक निदेशक तथा श्री AK अग्रवाल निदेशक परियोजना के पद पर तैनात है। इन दोनों के नियुक्ति अधिकारी सचिव ऊर्जा उत्तराखंड शासन है, जिसके कारण इन दोनों के विरुद्ध राज्य सतर्कता विभाग से जांच कराए जाने हेतु प्रकरण शासन को भेजा जा सकता है, परंतु तब भी नहीं भेजा गया है। ये लिखते हैं कि अनिल कुमार यादव के पुत्र श्री यशराज के इंटर्नशिप का इंटरपेंड प्रकरण में जांच में दी गई आख्या एवं अभिलेख के अनुसार तत्कालीन मुख्य अभियंता क्रय एवं श्री अनिल कुमार की फर्म आशीष ट्रांसपावर के साथ मिलीभगत एवं सांठगांठ प्रतीत होती है। इसी प्रकार जांच में दी गई आख्या एवं अभिलेखों के अनुसार ट्रांसफार्म संबंधी प्रकरण में जांच दी गई है। आख्या में अभिलेख के अनुसार 14 और 16 में क्रय किए गए IMP ट्रांसफर की गुणवत्ता पर तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा श्री अनिल कुमार मिलीभगत एवं सांठगांठ प्रकृतिक होती है। इस प्रकार उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड शासन ने कि जिस कारण इनके विरुद्ध जांच किए जाने हेतु प्रकरण शासन को भेजा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जब चीज़ें आई तो कॉरपोरेशन द्वारा बोर्ड बैठक की गई, इनके विभाग द्वारा बोर्ड बैठक की गई और उस विभाग में कहा गया कि मैं ईशान इंटरप्राइजेज द्वारा किया गया ऑब्रिटेयर द्वारा मध्यस्थता करने की बात की गई थी। श्री अनिल कुमार तत्कालीन प्रबंधक निदेशक पिटकुल को ऑब्रिटेशन एक्ट की सेशन 16 का संज्ञान लेते हुए विरोध दर्ज करते हुए इसके अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था, जबकि उनके द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट न करते हुए इसको स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में भी इस आपत्ति को नहीं उठाया गया। इसके साथ ही पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में इस आपत्ति को नहीं उठाया गया। उनके द्वारा निर्वहन किए जाने रहे दायित्वों की लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है तथा इनकी अदूरदर्शिता के कारण ईशान इंटरप्राइजेज संबंधी मान्य न्यायालय योजनवाद में पिटकुल का पक्ष कमजोर प्रतीत हो रहा है। इसके लिए श्री अनिल कुमार तत्कालीन प्रबंध निदेशक से उत्तरदायी हैं। तमाम प्रकार के आरोप इनकी जांचों में जब लगे तो उसके बाद बोर्ड के द्वारा ये टिप्पणी की गई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनकी जांच को उच्च स्तरीय जांच इनकी करवाई जाए।
उनके द्वारा ये जांच आज तक ना करवाई गई, परंतु इनकी जो फाइल है, इनकी फाइल इनकी सेवा विस्तार के लिए और आगे भेज दी गई। अभी 60 वर्ष के पूर्ण होने वाले हैं, इसके बाद वो सेवा विस्तार के लिए फाइल चलवा रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जो जितना भ्रष्ट अधिकारी होगा उतनी ही उस पर कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की नेताओं का आशीर्वाद रहता है, उन्हें सेवा विस्तार से लेकर उनके प्रमोशन तक रहता है। अभी एमडी यूजेबीनियल में देखा होगा कि संदीप सिंघल जो है 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। किस प्रकार की कार्यप्रणाली है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मुख्य बात है और उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे अधिकारियों को क्यों एक्सटेंशन मिलता है, ऐसे अधिकारियों को क्यों विभागों के उच्च पदों पर बिठाया जाता है। हमने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बयानों में बार बार ये चीज़ें कही है कि अगर कोई अधिकारी रिटायरमेंट के बाद बिठाया जाता है तो केवल उस पद के दुरुपयोग के लिए बिठाया जाता है, क्योंकि वो वसूली एजेंट होता है। और वो वसूली एजेंट बिठाने की क्या जरूरत पड़ती है, ये तो शायद प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही जान पाएंगे। ये वो लिस्ट है जिसमें अनिल कुमार यादव द्वारा अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। किसी भी अधिकारी को प्रत्येक वर्ष ये ब्यौरा देना होता है और इसमें जो इन्होंने प्रॉपर्टीज भरी है, इसमें लगभग जो प्रॉपर्टी भरी है वो सारी प्रॉपर्टी भरी है अपने अनुसार, अनिल यादव के अनुसार। परंतु इसके बाद जिस प्रकार से हमारे पास जो इनकी और प्रॉपर्टियों के जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, मैं कहूँगा कि वो दस्तावेज कम से कम अगर सारे दस्तावेज लाते तो तकरीबन इतनी वो पूरा ढेर हो जाता। परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक अधिकारी की चालाकी देखिए कि उन्होंने ये तो भर दिया है, परंतु जब उनकी पुत्री नाबालिग थी तब भी वो अपने पुत्री के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन नाम लगा देते हैं। ये इनकी पुत्री हैं स्वप्निल, और इनके जिस प्रकार से जितने भी ये रजिस्ट्रियाँ हैं, ये एक रजिस्ट्री का एक पेज है, बाकी पेज अलग हैं। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये तमाम प्रकार की रजिस्ट्रियाँ जिनका कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उनके नाम पर लाखों करोड़ों की रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही है। एक उच्च अधिकारी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दें वो अच्छी बात है, पर बच्चों के नाम नई प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है वो किसके द्वारा खरीदी जा रही है। उसके बाद आप देखोगे कि एक हाउस वाइफ, उनकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, उनकी जो प्रॉपर्टी है ये माला सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी ये करके जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, और तकरीबन जब एवरेज लगाया गया तो 100 करोड़ से ऊपर की ये प्रॉपर्टियां बैठ रही है। ये चाहे बेटी के नाम करी गई हो, पत्नी के नाम करी गई हो, अपने पुत्र यशराज के नाम की गई हो। एक अधिकारी जिसकी पत्नी हाउसवाइफ है, जिसकी बेटी का कोई रोजगार नहीं है, जिसका बेटा तकरीबन जब उसको प्रॉपर्टियां खरीदवाई गई शुरू में तब वो भी कोई रोजगार पे नहीं था, उसके बाद इतनी अथाह संपत्ति, कहूँगा कि लगभग 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं। एक अधिकारी इतनी संपत्तियां इस उत्तराखंड में बैठकर अर्जित कर लेता है, तो क्या ये ईमानदारी का पैसा है? क्या सरकार इतना पैसा तनख्वाह में दे रही है? अभी हाल फिलहाल में पिछले माह नैनीताल की एक घटना हुई कि एक अधिकारी पूर्व IAS के घर से 50 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? अगर ये पैसा ईमानदारी का है तो ये लोग इनको अपने जो इनकी संपत्ति का ब्यौरा होता है उसमें क्यों नहीं भरते हैं? और अगर 2 नंबरी का पैसा है तो सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये मामला लगभग 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच का है, और एक अधिकारी जिसकी एक्सटेंशन की फाइल और आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी फाइल लाइन में लगी हुई है कि रिटायरमेंट के बाद इनको 1 साल 2 साल और विस्तार दिया जाएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूं कि आज विजिलेंस को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज विजिलेंस को प्रत्येक विभाग से आम जनमानस द्वारा, समाज सेवियों द्वारा दी गई शिकायतों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम लोगों ने ना जाने ऐसे कितने अधिकारियों के खिलाफ तथ्यों के साथ चीज़ें दी है, वो चाहे यहाँ पर ये अनिल कुमार यादव हो या PMJSY के जो चीफ रहे RP सिंह हो, या तमाम ऐसे अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार में जो अखंड रूप से डूबे हुए थे, पर
गनीमत है कि कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आज बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे सरकार बड़ी पीठ थपथपा रही है, खूब प्रचार प्रसार कर रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग गया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया। पर वो कैसा भ्रष्टाचार? जो 2-2, 4-4 हजार रुपए ले रहे हैं, उनको रिश्वतखोरों को गिरफ्तार करके वो अपनी पीठ थपथपा रही है। हमने लगभग बहुत से अधिकारियों के ऐसे चिट्ठे सरकार के पास दिए हैं। अगर सरकार वास्तव में ईमानदार है, अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है, तो सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले, ऐसे अधिकारियों की प्रॉपर्टी सीज करें जिन्होंने अवैध तरीके से उत्तराखंड के पैसे को लूटा है, यहाँ के हक हकूकों को लूटा है और अपनी तिजोरियों के साथ अपने पत्नियों की, अपने पुत्रों की, सुपुत्रियों की, अपने दामादों की तिजोरियां जिन्होंने भरी है। और ये तो उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, ना जाने इस प्रदेश से बाहर कितनी प्रॉपर्टियां खरीदी होंगी। मैं समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से कार्रवाई विजिलेंस कर रही है उसके लिए बधाई दूंगा, परंतु विजिलेंस को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपकी नाक के नीचे ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो अपने एक कार्यकाल में एक नौकरी पर रहते हुए अरबों, सैकड़ों और हजारों की, करोड़ों की जो आप प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, इनके पीछे क्या राज है? ये तमाम प्रकार की जो शिकायतें हैं, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन पर सरकार कार्रवाई करे। और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जो एक दूसरा रास्ता हमारा हाई कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय की शरण में होता है, वो निश्चित तौर पर हम वहाँ पर जाएंगे। परंतु अच्छा होगा कि सरकार इस पर कार्रवाई करें और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को दंडित करें। भाई, ये जो जितनी संपत्तियां खरीदी गई है, इनके अगर आपने डेट वाइज मिलान किया गया हो तो कब से कब खरीदी गई है, कुछ इस तरह का कोई डेटा है आपके पास? देखिए, इस तरीके का डेटा समस्त जिनकी जो प्रॉपर्टीज है, जितनी भी संपत्तियां हैं, उन सब की डेट वाइज एक चार्टशीट बनानी पड़ेगी, पूरी एक शीट बनेगी। पर जो ब्यौरा दिया गया है उसमें फरवरी 2003, मई 2009, अक्टूबर 2003 और अप्रैल 2001, अक्टूबर 2010, अप्रैल 2009, ये जो भरी गई है उनके द्वारा कि ये संपत्तियां हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं, ये तो उन्होंने भरा है कि ये हमारी संपत्तियां हैं, पर इसके अलावा बहुत सी ऐसी संपत्तियां जो अलग अलग तिथियों में, अलग अलग वर्षों में खरीद गई है और अपने नाम पर नहीं, अपने पुत्रों के नाम पर, अपने पुत्रियों के नाम पर, अपने पत्नी के नाम पर, अपने दामादों के नाम पर जो संपत्तियां खरीदी गई है उनका पूरा ब्यौरा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पूर्व में इस अधिकारी पर जांच टीम ने इस प्रकार के जो आरोप है वो सिद्ध कर दिए थे और कहा गया था कि इनके ऊपर ये आरोप है और इनको विजिलेंस को देना चाहिए, इनके उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो क्या सरकार लगातार इनको नए नए पद देकर, बड़े बड़े पदों पर बिठाकर क्या दर्शाना चाह रही है? इसका मतलब है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सरकार ने वसूली एजेंट बिठाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली प्रदेश में चल रही है। जो जितना कमा कर देगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा, उसको उतना प्रमोशन मिलेगा। क्या एक सवाल पूछा, बॉबी पवार क्या इसके लिए कुछ आगे कड़े कदम उठाएगा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा ताकि जो है इस काम हटाछेक हो सके, उसको लेकर कुछ काम करेंगे बॉबी पवार? बिल्कुल, देखिए, हमने शासन स्तर पर इसके ऊर्जा सचिव को भी और मुख्य सचिव को भी पूरे तथ्यों के साथ जितना सेट देना था हमने दे दिया है। अब ये काम शासन, प्रशासन और सरकार का कि वो कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं, वो कार्रवाई करें ना करें, परंतु हमारा जो रास्ता है माननीय न्यायालय तक हम जाएंगे, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनके सामने ये चीज़ें रखें कि जब कोई जांच कमेटी किसी अधिकारी के खिलाफ लिख दे और कार्रवाई करने के लिए लिख दे, उसके बाद सरकार उन्हें कार्रवाई करने की बजाय उनको अच्छे अच्छे पदों पर बिठाएं, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कार्यप्रणाली इस प्रदेश के अंदर चल रही है। भाई, आपने जांच कमेटी का जिक्र किया है, इसमें जो पैसों का ट्रांजैक्शन भी आपने हवाला दिया है, इसके पुत्री के नाम पर, तो किस प्रकार कोई फर्म बनाई गई है परिवार के नाम पे? बिल्कुल, एक फर्म परिवार के नाम पर भी बनाई गई है और वो फर्म अधिकारी ने अपने ही बेटे के नाम भी बनाई गई है। तमाम प्रकार के फर्में हैं और इसमें फर्म के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करवाई गई है, जो कमीशन के नाम पर भी ट्रांजैक्शन किन्हीं कंपनियों से करवाई गई है, उसका भी साफ उल्लेख इसमें हुआ है कि कितने बार ट्रांजैक्शन उन्होंने कमीशन के तौर पर अपने बेटे के उसमें करवाई है, तो ये साफ सीधा वो है। और दूसरी बात है कि जो फर्म है, 2 फर्में टेंडर डालती है और दोनों फर्मों में से एक ही
बैंक से वो ड्राफ्ट बनाते हैं और एक ही सीरियल वाइज का ड्राफ्ट होता है और वो दोनों लगा लेते हैं। मतलब ये है कि टेंडर जब भी होता है तो पुलिंग की जाती है। साफ तौर पर यह देखा जाता है कि साफ तौर पर मिलजुल कर ये टेंडर डाला जाता है और सीधे सीधे अपने आप को फायदा पहुंचाया जाता है। तो आज इस प्रदेश के अंदर जो उच्च अधिकारी बैठा हुआ है, जो इस प्रकार के अधिकारी हैं, मैं सभी अधिकारी को नहीं कहूँगा, जो इस प्रकार के अधिकारी हैं वो खुद अपना माई बाप शासन में बैठा हुआ है, अपने बेटों के नाम फर्में चल रही है, अपने बेटों के नाम ठेकेदारी भी चलाई जा रही है, कमीशन के तौर पर उस फर्म पर उसके अकाउंट में पैसा भी मंगवाया जा रहा है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी का ये खुद का विभाग है और मुख्यमंत्री जी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये अब कुछ समय बाद देखने योग्य बात होगी। भाई प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है और बार बार इस तरह का स्लोगन भी दिया जाता है, लेकिन एक अधिकारी जब खुद अपने लिए 100 करोड़ कमा सकता है तो क्या उसने अपने उनसे पद पर बैठे अधिकारियों को भी कमवाया होगा पैसा? क्या देखिए, विश्वसनीय सूत्रों और गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है, उक्त अधिकारी प्रत्येक माह 10 करोड़ तक का बैग और अटैची भेजता है। तो मैं समझ सकता हूं कि 100 करोड़ 200 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। ये विभाग मुख्यमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री जी का अगर विभाग है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों इतनी चीज़ें देखने को मिल रही है कि इस प्रकार के अधिकारी जिनके नाम पर जिन्होंने सैकड़ों करोड़ों या हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है, उन लोगों को क्यों पदों पर बिठाया, उनके खिलाफ क्यों जांच नहीं बैठी है। वही बागेश्वर उपचुनाव में देखा था कि जो तमाम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके बाद उन मुद्दों को लेकर आप उपचुनाव में गए, तब दोबारा से केदारनाथ में भी उपचुनाव होने जा रहा है, तो जो तमाम ही मुद्दे की तरह आपने उठाया अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो ये मुद्दे भी वहाँ लेके जाएंगे जनता के बीच? देखिए, चुनाव हमेशा मुद्दों पर होना चाहिए और हम चाहेंगे कि केदारनाथ उपचुनाव में मुद्दों पर चुनाव हो। पार्टी कोई भी दल मुद्दे रखे ना रखें, पर हम लोगों ने अभी तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं, जिन मुद्दों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, उन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से उन जनमानस के बीच, जो केदारनाथ की जनमानस है, उनके बीच जाया जाएगा, उनके बीच में ये मुद्दे रखे जाएंगे कि इन मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए आप वोटिंग करें।